हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएसटी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र भारत। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने अभी जो पढ़ा था, हमने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद का जो जनक है नेपोलियन बोनापार्ट, उसको क्यों कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा इटली में सर्वप्रथम एकता और स्वाधीनता का अग्रदूत मुरट को माना जाता है, जो नेपल्स का शासक था, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा वियना वियना सम्मेलन, ठीक है, यह वियना व्यवस्था, जिसमें इटली को 8 भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। इसके अलावा हमने इटली के एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी या बाधक तत्व कौन से थे उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसमें लगभग हमने 5 या 6 पॉइंट्स लिखे थे। और छठा जो हमने पॉइंट लिखा था कि इटली में अलग अलग विचारधाराओं के क्या थे, लोग थे। जैसे गणतंत्रवादी में मैजिनी और गैरिबाल्डी, ठीक है। मैजिनी ने तीसरे रोम की बात कही थी, ठीक है। जैसे पहला रोम सीजर का था, दूसरा रोम पोप का था और तीसरा रोम मैजिनी ने जनता की बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि मैजिनी जो था वो ये चाहता था कि इटली का एकीकरण इटली वासियों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि संघवादी विचारधारा का जो एक तरीके से समर्थक था वो कौन था, जियोबर्डी था, जिसने नवयुग इल्फ आंदोलन चलाया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इटली की नैतिक व नागरिक श्रेष्ठता, जिसमें इसने पोप क्या कहते हैं, पोप पायस नवम के अधीन इटली के राज्यों के संघ की क्या करी थी, वकालत की थी। इसके अलावा हम बात करें कि संवैधानिक जो राजतंत्रवादी थे, ठीक है, सार्डिनिया और पीडमांट, ठीक है, जिसमें चार्ल्स एल्बर्ट और कावूर थे। ये सार्डिनिया और पीडमांट के राज परिवार के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहते थे। ये हमने क्या करा था, लास्ट टॉपिक यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं इटली का एकीकरण और बात करते हैं कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, और इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों में गुप्त संस्थाएं, ठीक है। इसके अलावा जो समय समय पर क्रांतियां हुई थी, जैसे 1820-21 की जो क्रांति थी, स्पेन की क्रांति, ठीक है, 1830-31 की जो क्रांति थी, बेल्जियम और फ्रांस की क्रांति, उनका क्या योगदान रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मैजिनी का क्या योगदान रहा, कावूर का क्या योगदान रहा, और फिर हम इसके चरणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर गुप्त संस्थाएं थी, ठीक है, क्रांतिकारी गुप्त संस्थाओं का यूरोप में जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो इटली को माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे पीडमांट जो था उसमें रागी, मोसिनेरिया, फेडेरिटी, ये गुप्त जो संस्थाएं थी ये कहां पर थी, पीडमांट में थी। लोम्बार्डी में अडेल्फिया थी, ठीक है। और कार्बोनेरी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो कहां पर थी, नेपल्स में थी। इसके अलावा जर्मनी में हम बात करें तो तुगेनबुंद क्या थी, एक गुप्त क्रांतिकारी क्या थी, संस्था थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैजिनी ने 1834 में, ठीक है, फ्रांस के मार्सेल्स नगर में यंग इटली की स्थापना की थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। इसके अलावा उसने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए बर्न में यंग यूरोप की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सहायक तत्वों में लिखेंगे वो हम लिखेंगे गुप्त संस्थाएं। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले हेडिंग हमारी है गुप्त संस्थाएं।
तो लिखेंगे कि यूरोप में क्रांतिकारी गुप्त संस्थाओं का जनक किसे माना जाता है? इटली को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? इटली को माना जाता है। ठीक है, कौन कौन सी गुप्त संस्थाएं थी? प्रमुख गुप्त संस्थाएं, तो देखिए जैसे हम बात करें कि राज्ञी मेसोनोरिया या मेसोनोरिया फेडेरिटी, ये जो गुप्त क्रांतिकारी जो संस्थाएं थी ये कहां पर थी? ये पीडमांट में थी। ठीक है, इसके अलावा अडेल्फिया, ये कहां पर थी? ये लोम्बार्डी में थी। कार्बोनरी नेपल्स में थी। तो अडेल्फिया लोम्बार्डी में थी। ठीक है, कार्बोनरी नेपल्स में थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि तुगेनबुंद, ये जर्मनी में थी। यंग इटली, ठीक है, फ्रांस के मार्सेल्स नगर में थी इसकी स्थापना। फ्रांस के मार्सेल्स नगर में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और ये मैजनी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और हम बात करें यंग यूरोप। ठीक है, ये बर्न में, कहां पर? यूरोप में। ठीक है, तो हम बात करें कि कौन कौन सी गुप्त संस्थाएं थी। एक बार देखें कि पीडमांट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व था, यानी सहायक तत्वों में जो गुप्त संस्थाएं थी उनमें राज्ञी मेसोनोरिया फेडेरिटी कहां पर थी? पीडमांट में थी। अडेल्फिया कहां पर थी? लोम्बार्डी में थी। कार्बोनेरी कहां पर थी? नेपल्स में थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो तुगेनबुंद जर्मनी में थी। यंग इटली फ्रांस के मार्सेल्स नगर में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और मैजिनी ने इसकी क्या करी थी? स्थापना की थी। इसके अलावा यंग यूरोप, ठीक है, बर्न में, बर्न कहाँ है? यूरोप में। और इस यंग यूरोप की स्थापना मैजनी के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोनेरी जो संस्था है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? संस्था थी। ठीक है, क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी। कार्बोनेरी का शाब्दिक अर्थ है कोयला झोंकने वाले अथवा चिंगारी लगाने वाले। और कार्बोनेरी संस्था की जो स्थापना हुई थी वो 1810 में हुई थी और वो फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध हुई थी। ठीक है, और कहां पर हुई थी? नेपल्स में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इसके सदस्य कौन रहे थे? नेपोलियन और मैजिनी के क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। इस कार्बोनेरी संस्था का उद्देश्य क्या था? कार्बोनेरी संस्था का उद्देश्य एक तो ये था कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, ठीक है, राष्ट्रवाद की जागृति लाना और वैधानिक स्वतंत्रता की क्या करना? स्थापना करना। ठीक है, और इसका जो ध्वज था वो काला, लाल और नीला रंग का था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम
बात करेंगे। किसके बारे में? कार्बोनेरी संस्था के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बोनेरी संस्था के बारे में, डालते हैं इसको। कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी जो संस्था थी, गुप्त क्रांतिकारी जो संस्था थी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कोयला झोंकने वाले या चिंगारी लगाने वाले, चिंगारी लगाने वाले, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1810 में हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध हुई थी, शासन के विरुद्ध हुई थी। ठीक है, इसके सदस्य कौन रहे थे? इसके सदस्य नेपोलियन और मैजनी रहे थे। ठीक है, बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य में अगर हम बात करें, नंबर 1, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, इटली से बाहर निकालना। ठीक है, नंबर 2, राष्ट्रीय जागृति लाना, और नंबर 3, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। ठीक है, इसका जो ध्वज था, झंडा था, वो काला, नीला और लाल रंग का था। यह काला, लाल, नीला रंग का था। ठीक है, ये कार्बोनेरी क्या थी? गुप्त क्रांतिकारी क्या थी? संस्था थी। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में कि यहाँ पर जो उस समय 1820-21 की जो क्या हुई थी, क्रांतियां जो घटित हुई थी, यानी विद्रोह हुए थे, और 1830-31 के जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, मैं डालते हैं इसको। तो देखिए, नंबर 2 सहायक तत्वों में दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। पहला तत्व हमने लिखा था गुप्त संस्थाएं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे 1820-21 का विद्रोह। ठीक है, और एक हम बात करेंगे 1830-31 का विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1820-21 का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए, ये जो 1820-21 का जो विद्रोह हुआ था, तो स्पेन की एक तरीके से क्रांति से इन्होंने प्रेरणा लेकर नेपल्स और जो पीडमांट है ना, वहां की जनता ने एक तरीके से क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, किसने? एक तो नेपल्स ने और एक पीडमांट की जनता ने विद्रोह कर दिया था। नेपल्स की जनता ने 1820 में विद्रोह किया था और पीडमांट की जनता ने 1821 में विद्रोह किया था। ठीक है, नेपल्स में हमने पढ़ा था, यहां पर फर्डिनेंड प्रथम का क्या था? शासन था। फर्डिनेंड प्रथम का क्या था? शासन था। और पीडमांट का जो शासक था
वो था विक्टर इमैनुअल प्रथम। विक्टर इमैनुअल प्रथम ये यहाँ का शासक था। अब देखिए आपको ये चीजें समझनी होंगी, है ना। जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि चार्ल्स एल्बर्ट के बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय कैसे आएगा, तो अभी आपको समझ में आएगा कि फर्डिनेंड प्रथम से क्या हुआ था कि यहाँ की जनता ने, कहाँ की जनता ने, नेपल्स की जनता ने क्या करी थी, संविधान की मांग की थी और फर्डिनेंड प्रथम ने उदारता पूर्वक इस मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इधर पीडमांट की जो जनता थी, ठीक है, उसने विक्टर इमैनुअल प्रथम से क्या करी कि संविधान की मांग की और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, क्या करी, मांग की। तो विक्टर इमैनुअल प्रथम क्या होता है कि इस विद्रोह से एक तरीके से घबरा जाता है और इसका जो भाई है, कौन, विक्टर इमैनुअल का भाई चार्ल्स फेलिक्स, ठीक है, तो चार्ल्स फेलिक्स के पक्ष में वो एक तरीके से सिंहासन त्याग देता है और इस चार्ल्स फेलिक्स का एक तरीके से जो प्रतिवेदक, जो शासक नियुक्त होता है वो कौन होता है, चार्ल्स एल्बर्ट क्या होता है, नियुक्त होता है। ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट नियुक्त होता है और चार्ल्स एल्बर्ट जनता की मांग को, संविधान की मांग को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन मेटरनिख की सहायता से चार्ल्स एल्बर्ट को निर्वासित कर दिया जाता है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो 1820-21 का जो विद्रोह हुआ था, कहां पर हुआ था, नेपल्स, ठीक है, और पीडमांट की जनता के द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो असफल रहा। फिर हम बात करते हैं 1830-31 का विद्रोह। अभी हम एक बार रफली देख लेते हैं 1830-31 का विद्रोह। ठीक है, 1830-31 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह में हम बात करें कि बेल्जियम, ठीक है, और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उनसे एक तरीके से प्रेरणा पाकर, ठीक है, परमा, मोडेना और रोम, ठीक है, यहां की जनता ने सीरो मेनाटी के नेतृत्व में, किसके, सीरो मेनाटी के नेतृत्व में क्या करा था, विद्रोह करा था। लेकिन इस विद्रोह को किसने, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसने एक तरीके से क्या कर दिया था, दबा दिया था। और ये जो 1830-31 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी असफलता का प्रमुख कारण इंग्लैंड और फ्रांस की उदासीनता थी। ठीक है, उन्होंने यहाँ के लोगों को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर ये जो दो घटनाएं घटी हैं, 1820-21 का विद्रोह और 1830-31 का विद्रोह, पहला जो विद्रोह हुआ था नेपल्स और पीडमांट में, वो वहां के जो युवा फौजी जो अफसर थे उनकी देशभक्ति का परिणाम था। और दूसरा जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1830-31 का परमा, मोडेना और रोम में, ये यहाँ के जो मध्यम वर्गीय धनी वर्ग के जो उदारवादी लोग थे उनके विचारों का परिणाम था। तो इन दोनों के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो 1820-21 के विद्रोह की हम बात कर रहे हैं, तो लिखते हैं स्पेन के विद्रोह से प्रेरित होकर नेपल्स, ठीक है, और पीडमांट, तो नेपल्स ने 1820 में और पीडमांट ने 1821 में, पीडमांट की जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, नेपल्स का शासक कौन था, फर्डिनेंड प्रथम। और पीडमांट का शासक कौन था, पीडमांट का शासक था विक्टर इमैनुअल
इमैनुअल प्रथम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो फर्डिनेंड प्रथम था, ठीक है, इससे नेपल्स की जनता ने क्या करी थी, संविधान की मांग की थी। तो इसने जनता के संविधान की मांग को उदारता पूर्वक स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इधर बात करें कि विक्टर इमैनुअल प्रथम, ठीक है, तो यहां के लोगों ने क्या करा था, जनता ने संविधान की मांग की तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने की मांग रखी। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि विक्टर इमैनुअल प्रथम घबरा जाता है, और तो विक्टर इमैनुअल प्रथम, ठीक है, अपने भाई चार्ल्स फेलिक्स के पक्ष में, चार्ल्स फेलिक्स के पक्ष में सिंहासन त्याग देता है, जिसका रीजेंट यानी प्रतिवेदक, जिसका प्रतिवेदक शासक या रीजेंट शासक, आप रीजेंट लिख लीजिए, चार्ल्स एल्बर्ट नियुक्त होता है। ठीक है, और चार्ल्स एल्बर्ट क्या करेगा, जनता के संविधान की मांग को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसे मेटरनिख की सहायता से निर्वासित कर दिया जाता है और एक तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो मेटरनिख द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो बात की 1820-21 के विद्रोह की हमने बात कर ली। अब हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे 1830-31, तो उसको हम लिखेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। अठारह सौ 30-31 का विद्रोह, और इसकी हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा पाकर परमा, मोडेना और रोम, ठीक है, परमा, मोडेना, रोम
की जनता ने सीरो मेनाटी के नेतृत्व में सीरो मेनाटी के नेतृत्व में विद्रोह किया। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, इस विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? इंग्लैंड व फ्रांस की उदासीनता। ठीक है, इसके अलावा 1833 में, इसको हम नंबर 4 दे देते हैं पॉइंट, 1833 में पीडमांट में पुनः विद्रोह हुआ। जो ठीक है, 1833 में पीडमांट में क्या हुआ था? पुनः विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह हुआ था इसे रिसार्जिमेंटो षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस विद्रोह को चार्ल्स एल्बर्ट ने एक तरीके से क्या कर दिया था? बुरी तरीके से इसका दमन कर दिया था। जो रिसार्जिमेंटो षड्यंत्र के नाम से इसे चार्ल्स एल्बर्ट ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। तो यहां पर हमने जो बात की वो हमने इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों में गुप्त संस्थाएं यानी जो क्रांतिकारी संस्थाएं थी उनके बारे में। इसके अलावा हमने 1820-21 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में, 1830-31 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बात की। ठीक है, और 1833 में पीडमांट विद्रोह। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि एकीकरण में जैसे मेजनी का क्या योगदान रहा, कावूर का क्या योगदान रहा, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ SB History चैनल में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।